सर्कल के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग और क्वेश्चंस करके सर्कल्स की बातों को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस ज्योमेट्री पे पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन, द ज्योमेट्री हियर इज कि सर्कल पे आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो ये जो ज्योमेट्री बनती है, इस पे हम लोगों से कई सवाल पूछे जाते हैं और इस ज्योमेट्री में क्या बातें हैं, किनके इक्वेशंस, कौन से इक्वेशंस आपके पास कन्वीनियंट हैं, क्या ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया है कि हमने P से टेंजेंट खींचा, P का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और ये सर्कल को A और B पे टच कर रहा है। तो क्वेश्चन इज दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PAB, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, ये PAB वाला जो ट्राइंगल बनेगा, इसके सर्कम सर्कल का इक्वेशन बताना। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत ही सरल है जिन लोगों ने अपने सर्कल के इस ज्योमेट्री का अच्छे से ध्यान रखा है। अगर आपने भी इस ज्योमेट्री का अच्छे से ध्यान रखा होगा तो अभी तक आप इस सर्कल का इक्वेशन लिख चुके होंगे। जब तक मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, अपनी बातें कह रहा हूँ, तो बाय दिस टाइम आप अपने इस सर्कल का इक्वेशन लिख चुके होंगे, अगर आप अपनी बातों से अच्छे से फेमिलियर हो। और नहीं लिखे हैं तो अभी थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर कि ऐसी कौन सी बात थी जिस पे कहा जा रहा है कि इतनी देर में तो इस सर्कल का इक्वेशन लिख जाना चाहिए था, तो वो बात आपको ध्यान पे आनी चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने लिख लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों का रह गया है तो वी विल जस्ट सी, थोड़ी देर में देख लेंगे। हम लोगों का मेन पर्पस है कि विद थ्रू दीज क्वेश्चंस हम लोग अपनी बातों को थोड़ा रिवाइज कर लें। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि इस ज्योमेट्री की, किस ज्योमेट्री की, कि जब हम किसी भी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींचते हैं तो इस ज्योमेट्री की खास बातें, यहाँ पे जो इक्वेशंस यूज़ होते हैं उसमें क्या, कौन से इक्वेशंस ईज़िली आपके पास हैं और आपकी बातों को कह देते हैं। तो ज़रा क्विकली ज़रा बताते चलें कि कितने लोगों का कहना है कि ये PAPB हमारा रूट S1 आता है। जो सर्कल के इक्वेशन से जुड़े हुए नंबर्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उनसे पहले देख लिया जाए कि उससे रिलेटेड ज्योमेट्री की कौन कौन सी बातें हमारे ध्यान पे। एक तो ये PAPB, दूसरा ये जो लाइन गई यहाँ से यहाँ, इसका इक्वेशन हो जाएगा उस पॉइंट P का T = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये इक्वेशंस की ये बातें आपके पास बहुत कन्वीनियंटली हैं कि आपके पास ये वाला लेंथ, अगर इसकी कभी कोई काम करने की में ज़रूरत है तो ये PA का लेंथ रूट S1 है। ये कॉर्ड का इक्वेशन आपके पास रेडिली अवेलेबल है। और दूसरी बातें, अब ज्योमेट्री की क्या यहाँ पे अवेलेबल थी आपके पास, वो ये है कि जब आप सेंटर से इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है और सेंटर से जब यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है तो ये एंगल का जो भी इंफॉर्मेशन है, ये S1 और इसके रेडियस R से ये एंगल आपके कंट्रोल में रहता है। दिस एंगल इज़ ऑलवेज इन योर कंट्रोल। कुछ लोग उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हर चीज़ का याद रखे हैं, आप भी याद रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी याद रखे हैं तो इतने भी फैक्ट हैं, तो ये R है, ये रूट S1 है, तो इसका मतलब tan अल्फा = R डिवाइडेड बाई रूट S1 इमीडिएटली बताया जा सकता। बस ये ध्यान रहे कि ये ज्योमेट्री यहाँ पे है और वो फाइनल फॉर्म में याद है, तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। सो tan अल्फा आपके कंट्रोल में है, ये लेंथ आपके पास है, सेंटर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो रेडियस, सेंटर, ये सब आपके पास है। तो
कुछ भी यहाँ इस ज्योमेट्री पे इतने सवाल आते रहते हैं। ये एंगुलर बाइसेक्टर होने के नाते ये जो ये ट्राइंगल पीएबी जिसका सर्कम सर्कल हमने पूछा है, उसका कोई एरिया पूछे तो एरिया पूछे तो आपके पास ये एंगल जब कंट्रोल में है, ये लेंथ कंट्रोल में है, तो दो साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर पता रहे तो उस ट्राइंगल का एरिया बताने में कितनी देर लगती है? हाफ प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल आपको उस ट्राइंगल का एरिया दे देता है। तो कितनी सारी बातें यहाँ पे पूछ ली जाती हैं और उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। हमने क्या पूछा, उसकी ज्योमेट्री क्या थी, क्यों कहा जा रहा था कि वो बहुत जल्दी लिख जाता? वो इसलिए कहा जा रहा था कि जब ये वाला रेडियस भी आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री जो ये बन रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। कॉन्सिक्वेंटली द क्वाड्रिलेटरल PACB happens to be a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा और ये चारों पॉइंट से पास करेगा तो वो सर्कल आपके PAB का सर्कम सर्कल होगा कि नहीं होगा? जो भी ये सर्कल बनेगा इट विल पास थ्रू दिस सेंटर एंड दिस। और यहाँ 90 डिग्री बनने का मतलब दिस PC इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ दैट रिक्वायर्ड सर्कल। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी बातों को ठीक से रखे हुए हैं, चीज़ें अपनी जगह पे सही हैं, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट और प्रॉपर ज्योमेट्री है कि ये ध्यान पे रखना है। ये क्वेश्चन कहीं भी आया तो मुझे बस तो भी अपना सेंटर चाहिए था। मेरे सेंटर का कोऑर्डिनेट हो रहा है 2,3। हमारे सेंटर का कोऑर्डिनेट हो रहा है 2,3। इसका मतलब ये जो ये सर्कल बना है उस सर्कल के लिए P और ये C इज अ डायमीटर। किसी भी सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड्स पता हैं तो उस सर्कल का इक्वेशन लिखने में कितना टाइम लगना है? दोनों एंड्स पता हैं तो आपने अपने सर्कल का इक्वेशन लिख दिया। x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 प्लस y माइनस 6 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इट। ये आपके सर्कल को सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपके सर्कल का इक्वेशन आपके पास है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस इस ज्योमेट्री पे रहते हैं, तरह तरह की बात रहती है। हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम जल्दी पाते हैं और दिए हुए क्वेश्चन में उनकी कितनी यूटिलिटी है, कौन सी बात मेरा काम जल्दी कर देगी, उसको आप यूज़ करो और आंसर करो अपनी बात को। लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन। अब उल्टा पूछते हैं। टेंजेंट्स का इक्वेशन दे रहे हैं और सर्कल का इक्वेशन पूछें। अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करने वाला सर्कल टचेस x plus 2 is equal to 0 and x plus y is equal to 1। चलो x plus y is equal to 3 कर देते हैं। A circle passing through origin touches x plus y, x plus 2 is equal to 0 and x plus y is equal to 3। ये दोनों आपके टेंजेंट हो गए और आपका सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है। If R represents radius of such circle, find an equation giving whose roots
गिव द वैल्यू ऑफ आर। मैं इक्वेशन इसलिए कह रहा हूं कि अब ये पता नहीं क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, और अगर इक्वेशन इतना सरल होगा कि उसमें से रूट्स निकाल लेंगे तो रेडियस ही बता देंगे। अभी मैं बस इतना लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कितना कैलकुलेशन यहाँ पे आने वाला है। तो लेट अस सी, इस बार मैंने दोनों टैंजेंट्स का इक्वेशन दिया है और सर्कल के बारे में बस इतना बताया है कि वो सर्कल जो है ओरिजिन से पास करेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा सर्कल ऐसे बन जाए, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस इक्वेशन को बताइए जिसके रूट्स ये बनने वाले सर्कल के रेडियस होंगे। अगर एक से ज़्यादा सर्कल बनते होंगे तो हमारे को रेडियस की वैल्यू एक से ज़्यादा मिल जाएगी, और अगर एक ही आ रहा है इसका मतलब वी विल बी गेटिंग ओनली वन सर्कल। 2 मिनट का समय लें और गिवन इन्फॉर्मेशन को कैसे आप यूज़ करेंगे अपनी बात को पाने के लिए ज़रा लिख के देखा जाए, और इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो आर वाला इक्वेशन भी डिराइव करके रख लिया जाए। चलिए लेट अस सी आपने कितनी बातें की। एक तो इसमें से एक वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन ही बना देते हैं, एक लाइन ऐसे बना देते हैं, और क्योंकि ये लाइंस ओरिजिन की भी बात हो रही है, एक वर्टिकल लाइन भी दे दिया गया है, तो ये मान लिया जाए कि हमारा एक्स एक्सिस इधर कहीं होगा, वाई एक्सिस इधर कहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, -2, तो -2,5 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस अगर इस तरफ है कहीं, लेट अस से ओरिजिन इज समवेयर हियर, ओरिजिन कहीं यहाँ पे होगा। हमको एक इस तरह के सर्कल के इक्वेशन की ज़रूरत है जो ओरिजिन से पास करे और इन दोनों लाइन को टच करे। तो पॉसिबिलिटी, देयर आर 2 सर्कल्स पॉसिबल, एक इस तरफ बन सकता है और इसको टच कर सकता है, और एक इससे पास करते हुए ऐसे बन सकता है। ठीक है, हम लोगों को आर में इक्वेशन डेवलप करना है, तो हम मान लेते हैं कि अपनी बातों का थोड़ा ध्यान दें। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ज़रा देखा जाए। इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन्स की जानकारी से इसके एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल रहा है। हमको वो एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। इतनी सारी बातें हम लोग सीखे हैं, तो अगर सब चीज़ पे ध्यान है तो अगर मैं उस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लूँ विच कंटेन्स द ओरिजिन, तो फिर मैं अपनी बात को कह दूंगा। तो आप ये काम ये कर सकते थे। दूसरा, आप इस पे कहीं पे भी एक सेंटर मान लीजिए इसका इक्वेशन आप नहीं लिखना चाहते हो, आप इसका सेंटर ले लो। तो ये सेंटर आप अगर मान लेते हैं कि सेंटर इज सम h, k, तो h, k अगर आप इस लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे तो ये h और k 2 वेरिएबल नहीं है, दिस आर बेसिकली 1 वेरिएबल। तो ये जो डिस्टेंस होगा, सेंटर यहाँ पे है, ओरिजिन मान लीजिए कि यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस होगा ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये डिस्टेंस आपका r होगा। तो योर r विल बी स्ट्रेट अवे -2, यहाँ राइट पोजिशन माइनस लेफ्ट पोजिशन, सो h+2। तो h में इक्वेशन मिल जाए तो h को रिप्लेस कर देंगे r-2 से। हमको r में इक्वेशन चाहिए, तो ये आपका रेडियस हो रहा है, यही आपका सर्कल बनेगा। अगर यहाँ सेंटर है तो ये रेडियस। अब इस लाइन का इक्वेशन है तो एक आपका है x+2 = 0, दूसरा लाइन है x+y-3 = 0। 0, 0 रखने से ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, 0, 0 रखने से ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, तो एंगल बाइसेक्टर्स लिखना बड़ा सरल काम होता है। और अगर एक में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट डालने से नेगेटिव आ रहा है, एक में ओरिजिन का कोऑर्डिनेट डालने से पॉजिटिव आ रहा है,
इसका मतलब एंगुलर बाइसेक्टर्स वाला इक्वेशन जनरेट करने के लिए वो जो प्लस माइनस था उसमें से माइनस साइन लेना। माइनस साइन लेने का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन को इफेक्टिवली ऐड करना। ऐड करने के पहले इसमें डिवाइडेड बाई √2 होना था। एंगुलर बाइसेक्टर्स के इक्वेशंस को कैसे हैंडल करना है ये ध्यान दिया गया है। ये √2 से डिवाइड करने को, इसको √2 से डिवाइड करने का मतलब है कि इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप इसको दोनों को ऐड कर दीजिए तो √2 + 1x + y + 2√2 - 3 = 0। इसीलिए मैं इक्वेशन की बात कर रहा था। इसीलिए मैं आपसे इक्वेशन की बात कर रहा था कि अब आपके पास ये √2 ये इस एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया। h और k दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये आपके सर्कल का रेडियस है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो r² इज ऑल्सो इक्वल टू h² + k²। r² इज ऑल्सो इक्वल टू h² + k²। r² इज इक्वल टू h² + k²। h इज इक्वल टू r - 2 का होल स्क्वायर और k² इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा hk इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो hk उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो k इज इक्वल टू 3 - 2√2, ये सब उधर गए, -√2 + 1 × h। और h क्या है? h इज r - 2, सो -+3 - 2√2 -√2 + 1 × r - 2। दिस इज आवर k, इसका स्क्वायर कर दिया गया। इसका स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर दें, यू विल एंड अप विद अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r। और इसीलिए बस इक्वेशन पूछ करके छोड़ दिया गया, क्योंकि अब इसमें इररेशनल नंबर्स आ रहे हैं, इसका रूट निकालना कोई इतना सरल काम नहीं होगा। बट नेवरदलेस, अगर अपने इक्वेशन से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें जो हैं, कौन सा काम जल्दी हो जाता है, कौन सा काम जल्दी हो जाता है, तो इस आधार पे आपका ये काम जल्दी हो गया कि ये एंगुलर बाइसेक्टर था। 2 लाइन के इक्वेशन पता हो तो एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना बहुत सरल काम होता है। इस बात का थोड़ा ध्यान देते रहें। और ये ज्योमेट्री में एंगुलर बाइसेक्टर बहुत फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम लोगों को हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। हमको बस केवल एक r का इक्वेशन चाहिए था ना। आपसे जो एग्ज़ाम होते हैं उस इक्वेशन का किसी एक कोएफिशिएंट को पूछा जा सकता है कि इसमें एक r का क्वाड्रेटिक बनेगा तो a की वैल्यू ये आएगी, या पूरे r के क्वाड्रेटिक के सारे कोएफिशिएंट्स को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन देयर, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जहाँ कहीं भी एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स बनते हैं, वो जो दोनों पेयर ऑफ टैंजेंट्स हैं, टैंजेंट लाइन का इक्वेशन भी लिखना पड़ता है, तो बड़े आसानी से लिख जाता है। चलिए एक लिख के देखते हैं आप कितनी बात को ध्यान पे रखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक्सटर्नल पॉइंट्स पे खींचे गए टैंजेंट्स को पेयर की तरह, तो SS1 इज इक्वल टू t² है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो SS1 इज इक्वल टू t² है। बट अलग अलग इक्वेशन जब पूछा जाता है तो वहाँ पे जो बातें पड़ी हुई हैं उनको आप कितने इफेक्टिवली यूज़ करते हो अपने टैंजेंट्स का इक्वेशन बताने के लिए। ज़रा एक क्वेश्चन लिख कर देखते हैं। एक सर्कल का इक्वेशन लिखा जाए, x² + y² + 2x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0। सर्कल का इक्वेशन हो गया। और एक पॉइंट का इक्वेशन लिख लिया जाए। पॉइंट का इक्वेशन लिख लिया जाए 2, -1। एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ले लिया जाए 2, -1। 2, -1 इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सो दिस इज अ पॉइंट आउटसाइड। Find equation of tangents. Equation of tangents from P to the circle.
एक्सटर्नल पॉइंट से आपके सर्कल पे टेंजेंट खींचा गया, उसका इक्वेशन लिखने में हमारा कितना टाइम लग रहा है, जरा जल्दी से करके देखेंगे। आइए, अब तक आपने जितना काम करना होगा जरूर कर रखा होगा। एक दो सीधे सीधे अप्रोच। एक तो आप उस ज्योमेट्री में आने वाले फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, और दूसरा ये है कि अगर आप अपने जानते हैं टेंजेंट्स को मुझे हैंडल करना है, तो आप इमीडिएटली एक लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए, mx माइनस वाई, और एक अप्रोप्रिएट कांस्टेंट इतना बता दीजिए कि आप ये सर्टेन है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ कौन सा नंबर लिख दें तो हमको श्योर हो जाएगा कि ये पॉइंट हमारा इस लाइन से पास कर रहा है। -1 रखेंगे तो यहाँ पे -2m, तो m की जगह 2 रखेंगे तो 2m - 2m कट जाएगा। x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ -1 रखेंगे तो ये +1 आएगा, तो यहाँ -1। इतना लिख दिए तो ये लाइन हो गया पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और अगर आपने अपनी बातों को ध्यान रखा है ढंग से, तो योर आइडिया शुड क्लियर। भाई सवाल मिला मुझे ये कैलकुलेशन करना, आपने इमीडिएटली इस लाइन का इक्वेशन लिखा और अपने सर्कल का सेंटर और रेडियस पढ़ लिए। सेंटर है -1,3, रेडियस कितना है भाई? तो रेडियस है g² + f² - c, 3 यूनिट्स। रेडियस 3 यूनिट्स, मतलब सेंटर से इस लाइन की दूरी 3 यूनिट के बराबर होगी, तभी ये टेंजेंट है। सबसे सरल ज्योमेट्री। कोई भी लाइन हमारे सर्कल को टेंजेंट हुआ है तो सेंटर से उस लाइन की दूरी सर्कल के रेडियस के बराबर। तो सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है -1, -3, -m - 2m - 3m, -3 तो 3 - 4, a whole divided by square root of m² + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए और स्क्वायर कर दिया जाए, तो 9 टाइम्स m² + 1 इज इक्वल टू 9m² प्लस 12 24 24m + 16। आगे गए तो 9m² कट गया, 16 और 9 कट गया, मतलब मिल गया आपको 24m + 7 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -7/24। m इज इक्वल टू -7/24। तो दूसरा कहाँ गया? पेयर ऑफ टेंजेंट्स होता है ना। तो अगर आपने अपने गुणा भाग का कभी ख्याल रखा होगा तो अभी तक ये सारे कन्फ्यूजन परसिस्ट नहीं कर रहे होंगे। अब तक तो ये सब सेटल्ड होगा। m² कट गया, आपके दो लाइन का स्लोप खोज रहे थे और स्लोप वाला क्वाड्रेटिक का m² ही कट गया। दिस इंडिकेट्स कि आप जो टेंजेंट्स जो लाइंस को खोज रहे हैं उसमें से एक लाइन वर्टिकल है, उसमें से एक लाइन क्या है? वर्टिकल है। इसीलिए आपका m वाला जो इक्वेशन है उस लाइन के स्लोप को कवर नहीं कर पा रहा है। जहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म होना चाहिए था वहाँ क्वाड्रेटिक का m² वाला टर्म कैंसिल हो गया, इंडिकेटिंग कि वन ऑफ द टेंजेंट्स इज अ वर्टिकल लाइन। एक टेंजेंट आपका वर्टिकल लाइन है, अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू -1, 2, -1। यहाँ से जो आप टेंजेंट खींच रहे हैं इट इज़ अ वर्टिकल लाइन। तो 2, -1 से टेंजेंट अगर वर्टिकल है तो इसका मतलब x - 2 इज इक्वल टू 0 1 होगा। और दूसरे में आपको m की जगह -7/24, m की जगह -7/24 रखेंगे तो आपका इक्वेशन बनेगा 7x + 24y, और यहाँ -24, यहाँ 14, तो +10 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, कोई टाइम नहीं लगने वाली, यही सब आने हैं। और ये चीज़ें अगर अपनी सेटल्ड नहीं है, दिस आर ये सर्टेन नंबर है, ये नंबर हमारे पक्के होने चाहिए और तुरंत आने चाहिए हमारे पास। दूसरा यहाँ पे क्या था
कि अगर आपको ये इस ज्योमेट्री को ध्यान रखने की आदत है और आपको इन नंबर्स का ख्याल रखने की आदत है, तो आप अपने टेंजेंट्स का इक्वेशन जो है इस एंगल को यूज़ करके भी बता सकते थे। तो हम लोगों के केस का tan अल्फ़ा अगर आपको इस ज्योमेट्री को यूज़ करने की आदत है तो इमीडिएटली ये कैलकुलेशन कीजिए। हम लोगों के tan रेडियस कितना है 3 और रूट S1 निकालना है 2, -1, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 1 14, फिर से करेक्ट कर लो, नहीं 4 हो गया, 2 × 4 9, 9 + 6 15, 15 + 1 16, तो ये 3/4 ही आ गया भाई। tan अल्फ़ा इज 3/4। इस लाइन का स्लोप देख लीजिए, इस लाइन का स्लोप अगर tan थीटा इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप जल्दी से बताइए, p है और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है -1, 3, इसका कितना है 2, -1, -1 -3 -4, 2 इज -4/3। वो कितना है -4/3। तो अगर आपका इस लाइन का स्लोप tan थीटा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो बनने वाले एक लाइन का स्लोप tan थीटा प्लस अल्फ़ा और दूसरे लाइन का स्लोप tan थीटा माइनस अल्फ़ा। tan थीटा प्लस अल्फ़ा का मतलब हो गया tan थीटा प्लस tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा, और दूसरा वाला हो गया tan थीटा माइनस tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 + tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा। ये 1 + tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा आपके केस का 0 होगा। tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा आपके केस में 0 होगा। तो ये 0 होगा, तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि आपका एक लाइन क्या हो गया है, वर्टिकल हो गया है। और दूसरे में आप tan थीटा और tan अल्फ़ा की अपनी वैल्यूज़ को ऐड करके देख लीजिए, यू विल गेट योर m इक्वल टू -7/24। -7/24। किस तरफ आपका ध्यान जाता है, किस इंफॉर्मेशन की तरफ आपका चला जाता है ध्यान, उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कीजिए। कैलकुलेशन टाइम थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, वहाँ ज़्यादा जरूरी है किधर मेरा ध्यान पहले चला गया। अगर मुझे वो दोनों लाइंस एज अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ही चाहिए थे, ऑप्शन ऐसा ही लिखा हुआ था कि एज अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखा हुआ था, तब फिर आप अपना SS1 = t² डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। SS1 = t² को डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए, यू विल गेट योर पेयर ऑफ टेंजेंट्स देयर। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, जब भी अभी इन क्वेश्चंस को देखिए तो ज़रा इस बात का ध्यान रखा जाए कि यहाँ इस ज्योमेट्री को आपने ध्यान दिया हुआ है या नहीं दिया है। नहीं दिए हैं तो फिर आप यहाँ पे अननेसेसरी टाइम दे देंगे और दूसरे लोग ये समय अपना बचा करके अपना सवाल जल्दी कर जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज किया जाए और एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स पे जहाँ कहीं भी क्वेश्चन सब मिले तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं। वहाँ बहुत सारा इक्वेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बड़े इजीली अवेलेबल है और दूसरे वहाँ ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि गिवन क्वेश्चन में मैं किस चीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पा रहा हूँ। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, ज़रा देखा जाए क्या हम लोग कर पाते हैं। ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग भी एक लिख के देखते हैं। एक सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं, मान लो x² + y² और -ax - by = 0। इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं PA, B। हाँ? इस पे एक पॉइंट ले लो PA, B इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। यहाँ a² तो ये -a², यहाँ b² तो ये -b²। PA, B इस पे एक पॉइंट हो गया। और दिस इज़ अ वेरी कॉमन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन और ये आपने कितना ध्यान रखा है ज़रा देखा जाए। फाइंड कंडीशन ऑन A and B
so that exactly two chords from P are bisected by the line y is equal to x. ए और बी पे ऐसी क्या कंडीशन हो कि हम वहाँ से एग्जैक्टली दो कॉर्ड खींच पा रहे हैं और वो दोनों के दोनों कॉर्ड जो हैं बाइसेक्ट हो रहे हैं ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। देखिए कितनी देर आपकी लगती। इक्वेशंस का ज्योमेट्री में कैसे फ़ायदा लेना है, कितना आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा है और अपने क्वेश्चंस में आप कितना फ़ायदा ले रहे हो। आप अपना टाइम लेके इसको ट्राई करके आगे का डिस्कशन देखें तो ठीक है। सो सपोज कॉर्ड्स, हम ये मान लेते हैं कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड। एक कॉर्ड, वन ऑफ द कॉर्ड, वन कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट y इज इक्वल टू x पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम ले रहे हैं कुछ ए बी इन्होंने यूज कर लिया है, सी कॉमा सी ले लेते हैं। हाँ, दो ए और बी उनके पास था, सी हमने ले लिया। वो बाइसेक्ट हो रहा है एट द पॉइंट सी कॉमा सी। अब जरा हम लोग अपनी ज्योमेट्री को देखें कि क्या क्या फैक्ट्स है यहाँ पे। सर्कल में किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट की एक ज्योमेट्री बड़ी सरल होती है। तो मिड पॉइंट की ज्योमेट्री का ये है कि सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को आप कनेक्ट करते हैं। तो सेंटर से मिड पॉइंट को जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन आपके कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। हमारे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट है, हमने इस एम का कोऑर्डिनेट ले लिया है सी कॉमा सी, और हमको हमारे इस कॉर्ड के एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है। तो एक तो काम ये हो सकता है कि मैं ये दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट को इक्वल टू -1 कर दूं। अगर मेरा ध्यान इधर जा रहा है तो इमीडिएटली मुझे ये काम कर देना है। दूसरा ये है, मैं दूसरा ही अभी करूंगा कि इसको मैंने मान लिया है कि C कॉमा सी, ये दिया हुआ है A कॉमा बी, ये यहाँ से यहाँ का मिड पॉइंट है, तो दिस पॉइंट विल गेट अ कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? तो 2C माइनस A कॉमा 2C माइनस बी, क्योंकि C इसका और इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ और यहाँ दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे तो ये आएगा। तो ये 2C माइनस A 2C माइनस बी इसका, और y x और y कोऑर्डिनेट हो गया। 2C माइनस A x कोऑर्डिनेट, 2C माइनस बी y कोऑर्डिनेट। तो ये अगर आपके सर्कल का कॉर्ड है, ये तो पॉइंट था सर्कल का, ये तो सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था। तो ये भी अब अगर आपके सर्कल का ही पॉइंट है तो ये सब भी जाके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक था कि आप ये दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट को इक्वल टू -1 कर लेते, अपना ज्योमेट्रिकल फैक्ट यूज, और एक आपने इक्वेशन का एडवांटेज उठा लिया। आपने यहाँ ज्योमेट्री का फ़ायदा नहीं लिया, इन पॉइंट्स की ज़्यादा भी इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए मिड पॉइंट रूल से, और अब ये पॉइंट मिला तो अब आप इसको इस सर्कल के इक्वेशन में रख दो। तो आपको मिला 2C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस 2C माइनस B का होल स्क्वायर माइनस A इंटू 2C माइनस A माइनस B इंटू 2C माइनस B। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 4C स्क्वायर, यहाँ से भी 4C स्क्वायर, 4C स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर इज 8C स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो -4AC, यहाँ करेंगे तो -4BC, यहाँ से एक -2AC, यहाँ से एक -2BC। तो अगर आप सारे C के कोएफिशिएंट्स का जमा करेंगे तो -4AC -2AC इज -6A प्लस 6B आपके C का कोएफिशिएंट।
फिर से चेक कर लीजिए, इसको एक्सपैंड एक्सपैंड करोगे तो c का कोएफिशिएंट आएगा -2a, -4a, और यहाँ से आ रहा है -2a, तो कुल मिला के -6 है। उसी तरह से यहाँ से -6 भी, ये सब c का, फिर यहाँ से एक a स्क्वायर, यहाँ से एक b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। थोड़ा एक 2 का टेबल पढ़ लिया जाए तो 4c स्क्वायर -3 टाइम्स a प्लस b इंटू c प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया ये। अब हमको अगर 2 कॉर्ड चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन 2 कॉर्ड्स, तो ये जो C में क्वाड्रेटिक बना है, जो ये क्वाड्रेटिक C में बना है, ये C का क्वाड्रेटिक अगर हमको C की 2 वैल्यूज दे देगा तो हम इस तरह के 2 कॉर्ड बना लेंगे। अगर इस क्वाड्रेटिक से मुझे C की 2 वैल्यू मिल जाएंगी तो मैं इस तरह के 2 कॉर्ड बना लूंगा। एक C की वैल्यू एक कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा, दूसरा C का वैल्यू इसी तरह के एक दूसरे कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। तो हमारे कंडीशन के लिए अब हमको इस बने हुए क्वाड्रेटिक का क्या करना है, इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 करने में तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो d निकाला जाए। सो d इज, यहां लिख लेते हैं, सो द रिक्वायर्ड कंडीशन इज 9a प्लस b का होल स्क्वायर -16 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन गया 18ab इज ग्रेटर देन 7 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रिक्वायर्ड कंडीशन है कि a और b वाले नंबर्स ऐसा होना चाहिए कि 18ab इज ग्रेटर देन 7 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार फिर से अपने सारे कैलकुलेशन को देख लिया जाए, कहीं हम लोग कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना कर दिए। ये 2c माइनस a और a ऐड करेंगे 2ct, ठीक है ये। अब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये कैलकुलेशंस देख लिया। अगर थोड़ी बहुत एरर है तो वी विल ट्राई टू सी, अगर एरर होगा तो करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट, ये मिला आपको। जो भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर्कल एक वेल अंडरस्टूड ज्योमेट्री है। ओवरऑल पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही, जो बाकी के 3 हमारे कर्व बच रहे हैं, तो उनके इक्वेशंस के हमारे पास एडवांटेज है। उनमें ज़्यादातर सवाल हमको एक ही इक्वेशन पे ही पूछा जाता है, तो वहाँ उसका एडवांटेज है। और सर्कल तक आपके पास ज्योमेट्री का एडवांटेज है और अपने इक्वेशंस का है। ये एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इवन द 3D, ये पूरा का पूरा एक बहुत ही स्कोरिंग एरिया है, और इसको एकदम ठीक रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के नंबर एकदम पक्के हैं कि हम ले आएंगे। कुछ और ज्योमेट्रीज पे भी थोड़ा सा सवाल किया जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को 2 सर्कल्स की ज्योमेट्री पे पूछे जाते हैं। 2 सर्कल्स की ज्योमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, 2 सर्कल का इक्वेशन दे दिया जाता है, और फिर वहाँ जो ज्योमेट्री बनती है उस पर तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक तो उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स। तो वो नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स आप इसी बेसिस पे डिसाइड कर लेते हो कि आपके सर्कल्स एक दूसरे के रिलेटिव कैसे लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान पर हैं कि नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारी बात उसी बहाने क्लियर हो जाएगी कि वेदर वी आर इन द पोजीशन और नॉट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, 2 सर्कल्स की इस ज्योमेट्री को हम लोग कंट्रोल में रखे हुए हैं कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब भी 2 सर्कल्स के इक्वेशन आपको मिल जाते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन करते हो,
कुछ भी क्वेश्चन हम लोग करते हो, जब भी हमारे पास एक साथ एक ही क्वेश्चन में दो सर्कल के इक्वेशन आते हैं तो वहाँ एक फ्री में लाइन अवेलेबल रहता है। उस लाइन का बड़ा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है। तो जैसे वो लाइन क्या होता है कि दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। या अगर कभी कोई सर्कल का इक्वेशन लिख दे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो आप दूसरे सर्कल को भी 2 से मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दो सर्कल के इक्वेशंस में से आप बड़े आसानी से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो कभी भी दो सर्कल का इक्वेशन मिलता है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स को एलिमिनेट करने से इमीडिएटली एक लाइन की इक्वेशन मिलती है। तो वो एक फ्री में अवेलेबल लाइन है जो ज्योमेट्रिकली बहुत सिग्निफिकेंट लाइन, तो इसलिए उसको तो जरूर लिख लेना चाहिए। तो हम लोग भी कम से कम उस लाइन को तो लिख ही लें। 4x माइनस 2x हो गया, 2 माइनस 6 प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको रख लिया जाए, ये एक आदत होनी चाहिए क्योंकि, और इसकी ज्योमेट्री को आपने अगर नहीं ध्यान दिया है तो अभी हम लोग सब मिलके ध्यान देते हैं, और उसकी बातें अगर आप ध्यान दिए थे, ध्यान से उतर रही हैं, तो अभी उसको रिफ्रेश कर लेंगे कि ये जो बना है। अब हम जरा इन सर्कल्स का सेंटर और रेडियस ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका सेंटर आ रहा है -2,1, रेडियस आ रहा है √2। जरा जल्दी करेक्ट करो, 4 + 1 5, 5 - 3 इज √2। इसका सेंटर आ रहा है -1,3, इसका रेडियस आ रहा है 3 यूनिट्स। तो अगर हम लोग अपनी बातें समझते हैं और ध्यान रखे हैं तो कोई भी दो सर्कल का आपस में रिलेटिवली एक दूसरे के साथ कैसी ज्योमेट्री बनाए होंगे, इस बात को समझने के लिए दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। D इज इक्वल टू C1 C2, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। इसको जल्दी से डिस्कवर कर लेते हैं। तो हम लोगों के केस में ये कितना होने जा रहा है भाई? तो आवर D इज गोइंग टू बी 2, 1 √5। हमारा D कितना है? √5। अब उसके बाद ये जब D मिल जाता है तो इसको R1 + R2 से और मॉड्यूलस ऑफ R1 - R2 से कंपेयर करते हैं। तो हम लोगों का D जो है वो क्लियरली इज लेस देन R1 + R2। हम लोगों का D क्लियरली R1 + R2 से छोटा है। और √2 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.414। 3 में से 1.414 घटाएंगे तो रफली 1.6 बचेगा। तो ये 1.6 है और D कितना है? 2 पॉइंट कुछ है। तो इसका मतलब D जो है इससे ज़्यादा है। तो यही बस आपका, जब आप रिलेटिवली ये समझना चाहते हैं कि वो कैसे लाई कर रहे होंगे, तो हम लोगों का जब ये इंफॉर्मेशन मिला कि सम से तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सम ऑफ रेडियाई से कम है और डिफरेंस ऑफ रेडियाई से ज़्यादा है, इसका मतलब ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दीज आर इंटरसेक्टिंग सर्कल। ये आपके इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं क्योंकि आपको D के बारे में पता चला है कि ये लेस देन R1 + R2 है और इट इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ R1 - R2। इससे बड़ा है तो ये इंटरसेक्टिंग। इस केस में ये जो लाइन आप लिखे हुए हैं ये कुछ नहीं है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन है। मतलब कॉमन कॉर्ड जो इन सर्कल्स का इस केस में बना है वो इसी लाइन पे बना है। तो बहुत लोग कहते हैं कि इस तरह से जो लाइन मिलता है ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन तब है जब ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर गए हैं, तब ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। जब ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर गए हैं तब आप कहते हो ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। अगली चीज,
अब इसी बहाने थोड़ा इससे जुड़ी दूसरी बातें भी रिवाइज कर लें। अगर कभी आपका d ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है? अगर d वाला नंबर इससे बड़ा आ जाए तो इसका मतलब है कि ये सर्कल्स आपस में बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इस केस में इन पे 4 कॉमन टैंजेंट्स हम लोग खींच सकते हैं। वी कैन ड्रॉ 4 कॉमन टैंजेंट्स ऑन देम। और अगर d इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाए तब उस केस में ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। तो जब ये एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये जो आप लाइन दोनों से जनरेट करते हो, ये इसका यहाँ वाला कॉमन टैंजेंट होता है। दिस इज योर S1 माइनस S2। अगर एक सर्कल का इक्वेशन आप S1 कहेंगे, एक सर्कल का इक्वेशन S2 कहेंगे, कहीं अगर d इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ जा रहा था तो इसका मतलब सर्कल्स की ज्योमेट्री ऐसे है, और ये x स्क्वायर y स्क्वायर को एलिमिनेट करके जो लाइन मिला है वो कुछ नहीं है, ये वाली लाइन है। इस केस में भी ये वाली लाइन एग्जिस्ट करती है, चाहे कोई भी केस बने, ये लाइन हमेशा आपकी ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो कॉमन कॉर्ड उस लाइन पे लाई करता है, टच कर रहे हैं तो वो लाइन जो है, दोनों सर्कल जहां टच कर रहे हैं वहां का कॉमन टैंजेंट है। इस लाइन की एक जो खासियत हमेशा हर जगह रहती है, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लाइन की एक खासियत ये होती है कि इसके किसी पॉइंट से आप इन सर्कल्स पे जब टैंजेंट्स खींचते हैं तो ये लेंथ बराबर आते हैं। कहीं से भी यहाँ से आप इस पे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होता है। इसके किसी भी पॉइंट से आप दोनों सर्कल पे टैंजेंट खींचेंगे तो ये दोनों लेंथ बराबर आते हैं। इस कारण से इस लाइन को एक नाम मिलता है रेडिकल एक्सिस। इस कारण से इस लाइन को एक नाम मिलता है रेडिकल एक्सिस। तो ये रेडिकल एक्सिस तो हर पेयर ऑफ सर्कल के लिए ये लाइन बना हुआ है, वो तो इसकी ज्योमेट्री को कोई ले ही नहीं सकता है। हाँ, एडिशनली अगर आपके वो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करने लगे तो आपका कॉमन कॉर्ड उसी लाइन पे आ जाता है। टच करने लगे तो वो उस पॉइंट से पास करने वाले टैंजेंट का इक्वेशन हो जाता है। तो इसमें जुड़ी हुई 2 बातें और थी, उसको भी जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपका R1 माइनस R2 का मॉड्यूलस ये अगर कहीं D से बड़ा हो गया, D से तो अभी तो D बड़ा था और ये छोटा था, तो ये वाली ज्योमेट्री बनी थी। ये अगर कहीं D से बड़ा हो गया तो फिर ये सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर चला जाता है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर चला जाता है। अभी भी वो लाइन एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों सर्कल के बाहर कहीं एग्जिस्ट करेगी, और उसकी वो रेडिकल एक्सिस वाली प्रॉपर्टी अभी भी रहेगी। रेडिकल एक्सिस आपके कोर्स में नाम से नहीं है, लेकिन वो लोकस की तरह पूछा जाता है। लोकस ऑफ पॉइंट such that the length of tangents drawn from it to the two circles is equal. Radical axis is locus of points such that the length of the tangent drawn from it to the two circles is equal. इस तरह से ये पूछा जाता है। तो अगर आप इस डेफिनेशन से रेडिकल एक्सिस पहचान गए तो फिर तुरंत घटाइए और बता दीजिए कि ये हुआ, ये तो हमसे रेडिकल एक्सिस पूछ रहे हैं। रेडिकल एक्सिस मतलब दोनों सर्कल के इक्वेशन में से x स्क्वायर और y स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिए और बता दिए। और एक 5वां केस, जब ये इक्वल हो जाता है, जब ये इक्वल रहता है तब आपके पास ये दोनों सर्कल्स आके एक दूसरे को टच करते हैं और एक दूसरे के अंदर रहता है। ये बातें तो अब हर पे क्वेश्चन, जब और क्वेश्चंस आएंगे तो जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी, लेकिन अभी हम लोगों का मुख्य मुद्दा था कि ये जो हमारी 2 सर्कल्स की ज्योमेट्री से जुड़ी हुई बातें हैं, इस पे होगा 1 टैंजेंट। इसके पहले वाला केस था उसमें एक भी टैंजेंट पॉसिबल नहीं है, इसमें 3 टैंजेंट हैं। इस केस में आपके पास आपके किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन 2 टैंजेंट आ सकते हैं, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे आएगा। इसमें ये 2 हैं और बाहर से कुछ इस तरह के कॉमन टैंजेंट से किस तरह से और इस तरह से जा सकते हैं, तो 3 कॉमन टैंजेंट हैं। इस केस में आपके पास 4 कॉमन टैंजेंट्स की पॉसिबिलिटी है। 2 ऐसे ऐसे जाते हैं, जो क्रॉस करके जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, और जो सीधे सीधे ऐसे आते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि दीज आर
डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट्स। एक जो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का की ज्योमेट्री पे एक जो इनकी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, और उसके बाद फिर अब कुछ जनरल क्वेश्चंस लेकर के डिस्कस किया जाएगा कि कितनी चीज़ें हम लोगों को सर्कल बेसिक ज्योमेट्रीज में यही था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स वाली ज्योमेट्री थोड़ा ध्यान हो, दो सर्कल्स की ज्योमेट्री का थोड़ा ध्यान हो, इक्वेशंस कौन से हम क्या लिखते हैं उससे क्या करते हैं। तो अब ये सारी बातें थोड़ी सी रिकवर हो गई हैं। तो वी विल जस्ट टेक क्वेश्चंस आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर जो होगा। तो सारे क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी तरह क्वेश्चन लेकर के देखा जाएगा कि कितनी चीज़ें हम जल्दी से कर पाते हैं। एक जो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। कंडीशन सभी लोगों को याद रहता है, इसकी ज्योमेट्री की भी एक छोटी सी बात है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन तब माना जाता है जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे किसी भी दो कर्व का इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल तभी माना जाता है जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तब हम लोग अपने सर्कल्स के इंटरसेक्शन को ऑर्थोगोनल कहते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों के टैंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। दो कर्व के बीच में या दो सर्कल के बीच में कभी एंगल की बात करते हैं तो वो भी हम इसी से बताते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों के टैंजेंट्स के बीच का एंगल दो कर्व के बीच के एंगल को बताता है। तो सर्कल में क्या होता है कि सर्कल में कोई भी लाइन अगर सर्कल के टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है तो वो उस सर्कल के सेंटर से पास कर जाती है। और ये इस सर्कल का टैंजेंट है और ये उसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके सेंटर से पास कर जाता है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल का जब इंटरसेक्शन होता है तो उसका ये ज्योमेट्रिकल फैक्ट भी ध्यान रखना चाहिए कि C1 C2 का होल स्क्वायर इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। दैट इज हम लोगों के अभी के डिस्कशन में D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसका भी ध्यान रखें। इस तरह से ध्यान रखें कि एक सर्कल को हम मानते हैं कि दूसरे सर्कल के साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है अगर एक सर्कल का कोई एक रेडियस जा करके दूसरे सर्कल में टैंजेंट का काम कर रहा है। एक सर्कल का रेडियस दूसरे सर्कल के लिए टैंजेंट का काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये कंडीशन जब जी, एफ और सी पे ट्रांसलेट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2, अगर आपका इसका इक्वेशन है और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2gf1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला इन्फॉर्मेशन जब सिंप्लीफाई होता है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्म लेता है। ज़्यादातर लोग उसी को बस याद रखते हैं, तो वो याद रखिए, लेकिन अपनी ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन क्या होता है उसका ज्योमेट्री भी जब इतना सरल है तो वो भी बात ध्यान पे रहनी चाहिए। तो ये कंडीशन जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये निकल कर आता है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्हीं बातों के, किसका इक्वेशन से आप जल्दी से इंफॉर्मेशन खींचते हो, किसकी ज्योमेट्री आसान है, उन्हीं पे ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वो रिलेवेंट इक्वेशन लिख के आपको तुरंत अपनी बात पता चलती है। तो ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन पे भी हमको खूब सवाल मिलते हैं। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन बस इतना नहीं याद रखना है, उसकी सरल सी ज्योमेट्री है उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। और मैं ये इसलिए आपको ख्याल करा रहा था कि अभी जो मैंने रेडिकल एक्सिस की बात की उस ज्योमेट्री की इस खासियत का भी ध्यान रखिए कि कोई भी दो सर्कल का जो ये रेडिकल एक्सिस वाला लाइन बनता है, इसकी एक दूसरी खासियत क्या है कि पहली खासियत तो कहे कि ये टैंजेंट है ये टैंजेंट है तो ये दोनों बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको अगर रेडियस मान करके एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू कीजिएगा तो ये सर्कल जो है यहाँ से भी पास करेगा यहाँ से भी पास करेगा।
अब ये इस बनने वाले सर्कल का रेडियस इस सर्कल का टेंजेंट हो रहा है। इसका मतलब ये जो सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हो ये इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। उन दोनों सर्कल्स को क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस की एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि इट इज लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स कटिंग द गिवन टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। रेडिकल एक्सिस पे एक सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एज लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल्स कटिंग गिवन टू सर्कल्स ऑर्थोगोनली। तो अगर ये पढ़ते ही आपको ध्यान आ जाए कि रे तो रेडिकल एक्सिस की बात हुई, तो आप तुरंत अपना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन सर्कल्स में से एलिमिनेट कीजिए और बता दीजिए। और नहीं तो फिर आप पूरा ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगाइए और सारी चीज़ों को वर्कआउट करके बताएंगे आप। तो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा इनका ख्याल कर लिया गया, बट ज़्यादा टाइम हम लोग पास नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड देयर अबाउट सर्कल्स के क्वेश्चंस लेंगे, कुछ उसमें लोकस के भी क्वेश्चंस लेंगे। एक दो लोकस के क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं और ये भी ज़रा देखें कि आप सर्कल के लोकस का कितना जल्दी काम कर लेते हैं। लोकस के क्वेश्चंस हमको हर टॉपिक पे मिलने हैं और स्ट्रेट लाइंस पे भी हम लोगों ने जब ध्यान दिया था तो ये देखा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड लोकस of point P such that length of the chord of contact of tangents from P is 6 units. P से आप जब अपने सर्कल पे टेंजेंट्स खींचें तो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनता है उसका लेंथ 6 यूनिट है। ठीक है, तो उस पॉइंट P का हमको लोकस चाहिए। देखिए कितनी देर आप बताते हो। तो एक रेफरेंस ज्योमेट्री बना लें। ये सर्कल है और इसका सेंटर C मान लिया जाए, रेडियस R मान लिया जाए। तो ये सब जरा देख लिया जाए। सेंटर हम लोगों का सर्कल का क्वेश्चन कर रहे हैं, सेंटर लिख लेना ठीक ही है। 3, -2 रेडियस निकाल लिया जाए। G स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 + 4 13 + 3 16 R 4 आ गया भाई, है 4 आ गया, मतलब डायमीटर 8 है, कॉर्ड 6 यूनिट का है। ठीक है, P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। यही कॉर्ड है। इस कॉर्ड का लेंथ हमको दिया गया है कि दिस लेंथ इज 6 यूनिट्स। अब ये कॉर्ड के लेंथ के फिर उसी ज्योमेट्री पे क्वेश्चन है जिस पे हम लोग अभी इतनी सारी की एरिया की बात करें। इस कॉर्ड का लेंथ भी बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कॉर्ड का लेंथ हमारे पास पहले से पता है और हम इस ज्योमेट्री में जानते हैं कि यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये इस एंगल को तो बाइसेक्ट करेगा ही, इस कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, और ये रेडियस कितना है 4 है। ये रेडियस कितना है 4 है। ये पॉइंट का लोकस बताना है तो इसको H, K कह देते हैं। अब अगर आप ये ज्योमेट्री थोड़ा सा ध्यान रख लें तो अगर यहाँ अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा है, तो यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है, तो इस ज्योमेट्री से ये 4 है, ये अल्फा है, तो हमारे पास cos अल्फा इज इक्वल टू
cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 आ रहा है। और यहाँ से ये 4 है और ये रूट S1, तो अगर इसको h के माने हैं तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई रूट S1। रूट S1 इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h प्लस 4k माइनस 3। अब tan अल्फ़ा cos अल्फ़ा 3/4 है, तो tan अल्फ़ा बताने में कितनी देर लगेगी? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब कि √7/3। यही हुआ ना, √7/3। ये हम सॉरी बेस, ये हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर √7 और बेस 3, तो √7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, लोकस का सवाल कर रहे हैं, मतलब लोकस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में इक्वेशन चाहिए, तो वो तो इक्वेशन मिल गया आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका मतलब 7 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 16 3 48। इसको यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक सर्कल बनेगा विद द सेम सेंटर। लोकस इज गोइंग टू बी अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो जो भी इंफॉर्मेशन था अपना किया जाए। तो बेसिक कोशिश किया गया कि जल्दी से सर्कल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को, उसके इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को रिकवर कर लिया जाए। अब क्वेश्चंस करके देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर वी आर जस्ट गोइंग टू टेक क्वेश्चंस और करें, देखें किसी भी तरह की जहाँ के कुछ सर्कल से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उनको हम लोग कितनी इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसको करेंगे, ठीक है? और आज के लिए इतना ही रखेंगे।